नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 9 बज चुके हैं और रात के रोजाना 9 बजे हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाएं क्लर्क, सचिवालय आरक्षक, बीडीओ, बीपीडीओ और आपका लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, लोअर पीएसएस जैसी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दिन से इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है और इसके 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों ही पार्ट में आपने बहुत अधिक अपना प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रखें और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये 2 माह ऐसे हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। क्योंकि मैं एक नहीं 50 बार कह चुका हूँ, रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप रिवीजन ना हो तो अच्छे क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं। आज हम 4वां पार्ट आपके समक्ष लेकर आए हैं। 3 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लें। वैसे हम कहने को तो 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें काउंट करें तो लगभग इनकी संख्या 50 से 60 क्वेश्चन हो जाती है। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें और एक एक कमेंट सभी को आज करना है जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल सांगा किस जिले को कहा जाता है? यह कहते हैं, तो देखिएगा, चमोली जिले को लाल सांगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चमोली की बात करें तो देखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में चमोली है। अगर हम सबसे छोटे जिले की बात कर लें बच्चों, तो चंपावत सबसे छोटा जिला है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों, तो वो हरिद्वार जिले में रहती है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम जनसंख्या रहती है। ये 4 पॉइंट आपको याद करके यहाँ से चल लेने हैं। कहीं कहीं आपको उत्तरकाशी भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग चलें तो चमोली ही आंसर हमारा करेक्ट होता है, जिसका क्षेत्रफल 80-30 बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकमात्र केदार जहां स्थानीय लोग ही पुजारी होते हैं। तो देखिएगा, सभी को पता होगा 5 केदार प्रदेश में है। तो उसमें से जो आपका अगर मैं बात करूं तो कल्पेश्वर नाथ जो है, तो कल्पेश्वर नाथ ऐसा केदार है जिसमें स्थानीय लोग ही यहाँ पर पुजारी होते हैं। पहले मैं कल्पेश्वर नाथ की चर्चा करता हूँ, उसके बाद में जो हमारे 5 नाथ हैं उनकी मैं ट्रिक आपको बताऊँगा। क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था कि तीसरा केदार कौन सा है या तीसरा केदार कौन सा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया था। तो मैं उसी प्रकार से आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले चर्चा करते हैं कल्पेश्वर नाथ की। तो देखिए, कल्पेश्वर नाथ की मैं बात करूँ तो भगवान शिव के यहाँ पर केश की पूजा की जाती है। बाकी इसको जो बनाया था पांडवों के द्वारा बनाया गया था। किस शैली में बना है कल्पेश्वर नाथ? नागर शैली में बना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो उर्वशी अप्सरा उर्वशी एवं दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। बाकी ऐसा एकमात्र केदार है जहाँ पर स्थानीय लोग ही पुजारी होते हैं। इतने फैक्ट याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं ट्रिक आपको बताने वाला था। तो देखिएगा, ट्रिक है कम तू रख, कम तू रख। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, कैसे केदारनाथ है, मैसे मदम महेश्वर नाथ है, तैसे तुंगनाथ है, रैसे रुद्रनाथ है और कैसे कल्पेश्वर नाथ है। इनका क्रम भी ऐसा है, पहला केदार हमारा केदारनाथ है, दूसरा केदार मदम महेश्वर नाथ है, तीसरा तुंगनाथ है, 4 बार रुद्रनाथ है और 5वां हमारा कल्पेश्वर नाथ है। शुरुआती जो 3 है केदारनाथ, मदम महेश्वर नाथ और तुंगनाथ, ये 3 तो हमारे आते हैं रुद्रप्रयाग में, और हमारा जो आता है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ये हमारा चमोली वाले क्षेत्र में चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट करके चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रकुमार बर्तवाल का संबंध किस जिले से है? तो देखिएगा, चंद्रकुमार बर्तवाल जी का संबंध बच्चों हमारे रुद्रप्रयाग जिले से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं चंद्रकुमार बर्तवाल जी के बारे में बात कर लूँ तो देखिएगा, जिस प्रकार हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना गया है, उसी प्रकार से चंद्रकुमार बर्तवाल जी को भी हिंदी साहित्य में निराला के समान समझा जाता है। इनकी तुलना निराला जी से की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इनसे क्वेश्चन बनेगा, एक पत्रिका, एक कविता संग्रह है हिमवंत कविता संग्रह। तो हिमवंत कविता संग्रह जो निकाला था बच्चों, वो भी चंद्रकुमार बर्तवाल जी के द्वारा ही निकाला गया था। बाकी काफल पाकू जो गीत है उसको भी बच्चों चंद्रकुमार बर्तवाल जी ने लिखा था। तो इतने फैक्ट यहाँ से बनते हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, बछेंद्री पाल जी को अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो देखिएगा, बछेंद्री पाल जी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इन्हें जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था वह वर्ष 1986 में दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। थोड़ी बछेंद्री पाल जी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1954 में।
एक गांव है नाकुरी गांव। नाकुरी गांव बच्चों हमारे उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके अगर मैं माताजी की बात कर लूँ तो इनकी माताजी का नाम हंसा देवी तथा पिताजी का नाम किशन सिंह था। बाकी इन्होंने काफ़ी कीर्तिमान इनके नाम दर्ज है। जैसे 1982 की मैं बात कर लूँ तो 1982 में इन्होंने माउंट काला का आरोहण किया था, माउंट काला पर ये चढ़ी थी। उसके बाद 1983 की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों तो 1983 में गंगोत्री, ग्लेशियर रुद्रगिरा और आपका माड़ा पर ये 3 पर चढ़ी थी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता है बच्चों 24 मई 1984, 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। और ये एवरेस्ट को फतेह करने वाली पूरे भारत की प्रथम महिला हैं और पूरी दुनिया की ये 4वीं महिला थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इन्हें अवार्ड मिले, जब इन्होंने इतना महान कार्य किया तो पुरस्कार मिलने ही थे। तो इन्हें पुरस्कार मिला, अगर हम बात करें पद्मश्री के बारे में तो पद्मश्री इन्हें मिला था। देखिएगा कुछ किताबें 84 कहती है और जो आपकी परीक्षा हमारी है वो बोलती है कि 1985 में इन्हें पद्मश्री मिला था। आपको दोनों याद कर लेने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो 1986 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1990 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1997 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी। 2014 में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इनको अवार्ड मिला था वीरांगना लक्ष्मी अवार्ड। वीरांगना लक्ष्मी अवार्ड इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2014 में दिया गया था और 2019 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इतने फैक्ट यहाँ से बनेंगे। कुछ अन्य पर्वतारोही भी हैं प्रदेश में जो प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूँ तो हर्षमणि नोटियाल जी का नाम सुना होगा, हरीश राणा जी का नाम सुना होगा, देवयानी राणा जी का नाम सुना होगा। तो इनका संबंध भी अपने पर्वतारोही से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वाराहाट मंदिर के कितने समूह हैं? तो द्वाराहाट मंदिर की हम बात करें बच्चों तो इसके 3 समूह आपके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। पहले द्वाराहाट मंदिर समूह की बाद में चर्चा करूंगा। पहले द्वाराहाट से कुछ क्वेश्चन बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनकी मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखिएगा कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को। हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है द्वाराहाट को। और द्वाराहाट का प्राचीन नाम लखनपुर था। तो ये 4 तो यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, कुमाऊं का खजुराहो, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, लखनपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो द्वाराहाट मंदिर समूह था तो इस द्वाराहाट मंदिर समूह को 11वीं से 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये तिथि राउर सांस्कृत्यायन जी के द्वारा बताई जाती है। बाकी जो द्वाराहाट मंदिर समूह है इसका जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, सबसे अच्छा मंदिर है वह गुर्जर देव का मंदिर है। उसके बाद हम बात करें जो इसके भाग हैं, 3 भाग बताए हैं गए हैं द्वाराहाट मंदिर समूह के। तो 3 भाग हैं, वो है आपका एक भाग है कचहरी, दूसरा भाग है मनिया और तीसरा भाग है रतनदेव। तो कचहरी, मनिया, रतनदेव इसके 3 भाग हैं गुर्जर द्वाराहाट मंदिर समूह के। उसके बाद द्वाराहाट के समीप कुछ एक और भी है, जैसे लखनदेव मंदिर भी है, महाअवतार बाबा की गुफा है और पांडुखोली गुफा भी हमारे द्वाराहाट शहर में पड़ती है। तो ये फैक्ट है, आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई? तो रानीखेत छावनी की स्थापना बच्चों 1871 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1869 में रानीखेत को आराम शाह के लिए खरीदा, लेकिन यहाँ पर जो छावनी की स्थापना हुई वह 1871 में हुई। कुछ और छावनियाँ ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है और पहले भी बने आगे भी बनेंगे। जैसे हमारी देहरादून छावनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा छावनी है अल्मोड़ा छावनी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो रुड़की छावनी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारी चक्राता छावनी है। तो मैं सबकी डेट आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा देहरादून छावनी की मैं बात करूँ तो 1814 में देहरादून छावनी बनी थी। उसके बाद मैं बात करूँ अल्मोड़ा में, तो आपने अल्मोड़ा में एक नाम सुना होगा, एक यहाँ पर अल्मोड़ा में किला था जिसका नाम था लाल मंडी किला। तो लाल मंडी किला पहले चंदों के समय रहा, चंदों के बाद गोरखाओं ने उसे घेर लिया। उसके बाद गार्डनर आक्रमण करते हैं गोरखाओं के समय और इस लाल मंडी किले को घेर लेते हैं और इसको नाम देते हैं फोर्ट मोयरा। और बाद में ये फोर्ट मोयरा ही आपका अल्मोड़ा छावनी बन जाता है। तो देहरादून छावनी 14 में, अल्मोड़ा छावनी 15 में। उसके बाद में बात करूँ रुड़की छावनी बच्चों तो 1853 में रुड़की छावनी बनी थी। चक्राता छावनी आपकी 1866 में बनी थी। फिर आती है आपकी लंढौर छावनी। तो लंढौर छावनी आपकी 1836 में बनी थी। उसके बाद में बात करूँ तो नैनीताल छावनी
तो 1841 में हमारी बच्चों नैनीताल छावनी बनी थी और लैंसडाउन छावनी हमारी 1887 में बनी थी। तो ये वो फैक्ट हैं जो विगत वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ पर है। तो गढ़ कप्तानी बंगले की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी नैनीताल की चर्चा मैं कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से करी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 है रुक्मणी नोला कहाँ स्थित है। तो रुक्मणी नोला की हम बात करें तो ये हमारा चंपावत जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। चंपावत के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है चंद राजवंश का बिलासी राजा किसे कहा जाता है। तो देखिएगा चंद राजवंश का जो बिलासी राजा था है बीणा चंद था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब इसे बिलासी राजा क्यों कहा गया, देखिएगा चंद राजा जब थे, बहुत सारे राजा थे, तो उसी में एक राजा था बीणा चंद। जब ये राजा बना पहली बात तो निसंतान राजा था, और जब ये राजा बना तो इसने अपने साम्राज्य की देखभाल ना करने की वजह अपना एक प्रकार से ये अपने घर ही मतलब अपने दरबार में पड़ा रहता था। शराब और अन्य मतलब बिलासिता इसके अंदर थी, और इसी चीज़ को देखते हुए जो आपके खस राजा थे उन खस राजाओं ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने आक्रमण कर दिया चंद साम्राज्य पर और बीणा चंद जी को मार दिया और उस पर साम्राज्य कर लिया अपना। लगभग 200 वर्षों तक खसों ने राज किया था आपके कुमाऊं वाले क्षेत्र पे। तो इस कारण बीणा चंद को बिलासी राजा कहा जाता है। बाकी जो खसों को हराया था बाद में वह वीरचंद राजा थे। वीरचंद राजा ने खसों को कुमाऊं वाले क्षेत्र से भगाया था। बाकी बीणा चंद के समय खसों का राज आ गया था, खसिया राज प्रारंभ हुआ था बीणा चंद के समय से। बाकी गढ़वाल का अगर बिलासी राज आएगा तो श्याम शाह आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फलक सुतेड़ी का संबंध किस जिले से है। तो फलक सुतेड़ी का संबंध आपके चंपावत जिले से है, हाल ही में करंट में चर्चा में रही थी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है रथी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो रथी देवता का मंदिर हमारा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ पर खुला। तो ये हमारा नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में खुला। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्द्वानी की मैं बात करूं तो देखिएगा हल्द्वानी का प्राचीन नाम हल्दूवाणी था। यहाँ हल्दू नाम का वृक्ष मिलता था। राजा रूपचंद के समय यहाँ पर बस्तियाँ बसनी शुरू हुई थी। बाकी इसे हल्द्वानी नाम जो दिया था वह कमिश्नर टेल जी ने दिया था। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज यहीं पर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है। भारत का पहला दुग्ध संघ 1949 में इसकी स्थापना भी हल्द्वानी में ही हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सुल्ताना डाकू कुआं आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिल जाएगा। सुल्ताना डाकू कुआं हल्द्वानी क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सूलकुंड किस जनपद में स्थित है। तो सूलकुंड की मैं बात करूँ तो सूलकुंड हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है। तो आर्यन जुयाल की मैं बात करूँ तो इसका संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ अन्य खिलाड़ी हैं प्रदेश में क्रिकेट के, जैसे मैं बात करूँ तारा रावत। तारा रावत की हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल से आती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एकता बिष्ट का आपने नाम सुना होगा। एकता बिष्ट का संबंध भी क्रिकेट से है, ये अल्मोड़ा जिले से आती हैं। उसके बाद में आपने आशीष सिंह नेगी का नाम सुना होगा जो नेत्रहीन टीम के कप्तान रहे हैं उत्तराखंड में और भारत में उप कप्तान रहे हैं। बाकी स्नेहा राणा के अभी आपने नाम सुना होगा, स्नेहा राणा, ये हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रही थी। स्नेहा राणा देहरादून से संबंधित रखती हैं और हाल ही में टेस्ट पदार्पण मैच में, पदार्पण मैच बोलते हैं डेब्यू मैच को, तो पहले टेस्ट में भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 50 रन से अधिक बनाए और 4 विकेट से अधिक लिए हैं। ये देहरादून से संबंधित है। बाकी उन्मुक्त चंद का नाम सुना होगा पिथौरागढ़ से, और ऋषभ पंत का आपने नाम सुना होगा, हाल ही में चर्चा में रहते ऋषभ पंत, ये रुड़की से आते हैं। और एक नया अवार्ड चलाया आईसीसी ने, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो मिला था वह ऋषभ पंत को ही मिला था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। बाकी अन्य भी खिलाड़ी हैं, जैसे अगर हम बात करें तो मनीष पांडे का नाम सुना होगा जिन्होंने आईपीएल में सबसे पहले शतक लगाया था भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15 है कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है। तो कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री आपके गुनियाल गांव में है, गुनियाल गांव देहरादून क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्य में उत्पादित मूंगा कोया किस राज्य के कोय के समान है। यानी कि जो राज्य में मूंगा उत्पादन होता है तो उसका कोया किस राज्य के समान माना गया है, किस राज्य से उसकी तुलना की गई है। तो उसकी तुलना की गई है असम के कोय से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, जेंडर बजट के तहत राज्य के बजट का कितने प्रतिशत भाग महिला एवं बाल विकास पर खर्च किया जाता है। तो देखिएगा, जब भी राज्य में अगर बजट आएगा हमारे निकल के, तो उस बजट में अगर मान लो 100 रुपये आएंगे बजट में, तो 100 रुपये में से 30 रुपये ऐसे होंगे जो महिला और जो बच्चे होते हैं उनके विकास के कार्यों में खर्च होंगे। तो कितने प्रतिशत? 30%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। कई बार ऐसे भी मालूम कर सकता है कि जेंडर बजट क्या है। तो जेंडर बजट के तहत राज्य में 30 अगर बजट आता है तो बजट में 30% भाग महिला एवं बाल विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू हुई। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना की हम बात करें तो दिसंबर 2015 में मुख्यमंत्री हुनर योजना आई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है मुख्यमंत्री हुनर योजना। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो हज हाउस बना हुआ है वह पुराने कलियर रुड़की में है, उत्तराखंड प्रदेश में। क्वेश्चन 19 है, कोठार बांध की ऊंचाई कितनी है। तो कोठार बांध की ऊंचाई की हम बात करें तो कोठार बांध की जो ऊंचाई है वह 155 मीटर है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और कोठार बांध हमारा कोसी नदी पर स्थित है और अल्मोड़ा जिले में आ जाता है। बाकी कुछ अन्य भी बांध है प्रदेश में, जैसे हम बात करें तो टिहरी बांध के बारे में सभी जानते होंगे, 260.5 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद में कुछ और बांध है, जैसे किसाऊ बांध है। किसाऊ बांध की मैं बात करूँ तो 236 मीटर ऊंचा बांध है किसाऊ बांध, और टोंस नदी पर है और देहरादून में है। उसके बाद में लखवाड़ बांध है। लखवाड़ बांध 192 मीटर का है, यमुना नदी पर है, देहरादून में है। और उसके अंदर कालागढ़ बांध है, 126 मीटर ऊंचा है, रामगंगा नदी पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। क्वेश्चन नंबर आज का 20 और अंतिम क्वेश्चन है, सवाली बानों का संबंध किस खेल से है। तो ये कई बार एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सवाली बानों का संबंध टेबल टेनिस से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, ये आज के प्रश्न थे। बाकी कोई आपका डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ।